Other kinds of equality. So in the last video, we discussed about the equal right to vote. So there we discussed about the right to give a vote. But is there only one kind of equality, that is right to give a vote, cast a vote? No, there are other kind of equalities as well. So as I told you in the beginning of the chapter, that we can check whether there is equality or not on various bases. So there are different kinds of equality, we can say, and in this video we are going to talk about the other kinds of equality other than the right to cast a vote, right? So Kanta is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. तो हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें जाना था कि किस तरीके से वो डे के शुरुआत में शी वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट, और हम एंड में क्या देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के आगे एक लाइन में खड़ी होती है। तो कांता की ही तरह बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं, और उन सभी के पास जो अडल्ट हैं उनके पास राइट टू वोट है कि वो अपना वोट जो है किसी को दे सकते हैं। बट उनकी जो डेली लिविंग कंडीशंस है, मतलब कि उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उनकी जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं, वो इक्वालिटी से बहुत ज्यादा दूर हैं। क्यों? जैसे कि हमने लास्ट में बात की थी कांता की, जो लास्ट में वो लाइन में खड़ी थी हॉस्पिटल के आगे, तो उस टाइम पे हमने कहा था कि ये लाइन थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब है, उस वजह से उसको उस लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और उसको अपनी बेटी के इलाज करवाने में देरी हो रही है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अगर टाइम से इलाज ना मिले तो बंदे की जान भी जा सकती है, जो सिचुएशन है वो और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो ऐसे में टाइम पे इलाज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर किसी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है और उसमें अगर इस तरीके से लाइन में लगना पड़े तो कितनी ज्यादा बुरी बात होगी ये। तो इसी तरीके से जो अमीर लोग हैं उनको ऐसे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो हमने देखा था वहां पे इक्वलिटी नहीं है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है, राइट टू गिव वोट है, राइट टू वोट है, बट उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी जो लिविंग कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो इक्वालिटी से काफी ज्यादा दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। सो गरीब होना तो एक अलग तरह की इनइक्वालिटी हो गई। इसके अलावा भी इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज को फेस करते हैं, असमानताओं का सामना करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की हो गई ये पुअर्टी वाला कि भाई रिच और पुअर जो है वो अलग अलग हैं, वो इनइक्वल हैं। अमीर थोड़ा ऊपर है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा फैसिलिटीज हैं, वो अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकता है। बट जो पुअर है उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है। तो रिच और पुअर में इनइक्वालिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ रिच एंड पुअर के बेसिस पे हम इक्वालिटी नहीं देख सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोग इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। तो हम दो अलग अलग स्टोरीज पढ़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दूसरे तरह की इक्वालिटी भी होती है। Each of this is based on real incidents in people's life। तो ये दोनों ही जो स्टोरीज हैं ये लोगों की असल जिंदगी पर बेस्ड हैं, कि ये लोगों के हकीकत की जिंदगी में होता है, लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और इन दोनों ही स्टोरीज से हम अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज जानेंगे जो कि लोग इंडिया में फेस कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। तो इंडिया में एक बहुत ही कॉमन तरह की इनइक्वालिटी है जो कि है कास्ट सिस्टम की। जो कास्ट सिस्टम है, जाति वाला जो सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है, वो जो बेसिस है उसके ऊपर लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, इनइक्वालिटी है। किसी कास्ट को अपर कास्ट माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, किसी को नीचा माना जाता है, और ऊंची जाति के लोग जो हैं वो नीची वाली को कुछ भी नहीं मानते, उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके से कास्ट के बेसिस पर लोगों को बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो, गांव वाले इलाकों में रहते हो, तो आपको बचपन में ही समझ आ जाएगा कि कास्ट जो है वो आपकी आइडेंटिटी का कितना अहम हिस्सा हो जाता है वहां पर। अगर आप गांव में जाओगे तो हो सकता है लोग आपसे आपका नाम बाद में पूछें और आपकी कास्ट पहले पूछें। तो जो लोग रूरल इंडिया में रह रहे हैं, गांव वाले इलाकों में रह रहे हैं, वो एक कास्ट आइडेंटिटी को, ये जो जाति वाला सिस्टम है, उसे बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में
एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि किस तरीके से कास्ट को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है और किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों का कास्ट के बेसिस पर। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. और अगर आप अर्बन इंडिया में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो, बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हो कि अर्बन सिटीज में लोग अब कास्ट को इतना ज्यादा मायना नहीं देते हैं, उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पीपल डू नॉट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू कास्ट सिस्टम, दे डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ऐसा आपको लगता है। बट अगर आप इन मैट्रिमोनियल्स को देखोगे, ये जो एडवर्टीजमेंट दे रखी है मैट्रिमोनियल्स के लिए, तो अगर आप इनको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, स्टिल people believe a lot in caste system, even in the cities, even educated people believe in caste system and it is a very important part of their life. तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे Alliance invited for 32 MMS 5 feet 4 inches fair beautiful girl। तो यहाँ पे बोला है कि एक 32 एज की लड़की है, यहाँ पे उसकी हाइट दे रखी है, बताए कि वो फेयर है, ब्यूटीफुल लड़की है, अब उसके लिए रिश्ता मांग रहे हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट दी है। So working in IT company Mumbai from MBA boy working in Mumbai abroad from IT industry। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लड़की है वो एक IT कंपनी में काम करती है मुंबई में, और वो लोग रिश्ता किस तरीके के लड़के का चाह रही हैं। They want a boy who is a BE और MBA, और जिसने MBA कर रखी हो और जो कि मुंबई या फिर अब्रॉड दूसरे देश में काम कर रहा हो, IT इंडस्ट्री में हो, और फिर लिखा है कास्ट नो बार, कि भाई हमें कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कास्ट का होगा चलेगा। और फिर आगे लिखा है SC ST एक्सक्यूज। यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया कि भाई कास्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर इन्होंने लिखा है कि SC ST एक्सक्यूज, कि भाई किसी भी कास्ट के होना, बट अगर आप SC और ST कास्ट से हो, अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से हो, तो प्लीज हमें माफ करना, आपसे हमें रिश्ता नहीं चाहिए। सेंड BHP मस्ट, तो फिर लिखा है कि अपनी जो बायोडेटा है, हॉरोस्कोप है, पिक्चर वगैरह वो सेंड करो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये एडवर्टीजमेंट देखी, जिसमें कि ठीक है सब कुछ उसने अपना बताया हुआ है कि भाई लड़की ऐसी है वैसी है और उसकी ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ काम करती है और इस तरीके का लड़का उन्हें चाहिए। बट उन्होंने क्या बोला कि भाई कास्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप SC ST जो है नहीं होने चाहिए, हमें उनसे रिश्ता नहीं चाहिए। तो आप देखोगे कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो लड़की है वो अच्छा खासा IT कंपनी में जॉब कर रही है, इतना अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई है, और फिर भी दे आर स्टिल सेइंग कि भाई SC ST वाले लोग हमें इस तरीके से रिश्ता ना भेजे। तो आप देखोगे कि ठीक है उन्होंने बोल दिया कास्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आगे अभी भी लोगों के दिमाग में, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में SC ST को लेकर एक गलत भावना हम कह सकते हैं कि वो अभी भी उन्हें थोड़ा कम समझते हैं या थोड़ा अपने से अलग समझते हैं कि भाई ये हमसे अलग है, ऐसा सोचते हैं। फिर अगली जो मैट्रिमोनियल है वो क्या है, प्रोफेसर क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल। तो कैसी लड़की चाहिए उन्हें, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल चाहिए। फॉर गुप्ता बॉय, कैसे लड़के के लिए चाहिए, जो लड़का है वो गुप्ता है, यहाँ पे उसका अपना सरनेम दिया हुआ है जिससे उसकी कास्ट पता चलेगी। फॉर गुप्ता बॉय 28 ईयर्स का है, 6 फीट, CA वर्किंग MNC टेक्सास USA। तो उसका पूरा दे रखा है कहाँ पे काम करता है, क्या उसकी इनकम है। बट यहाँ पे देखोगे कि लड़की चाहिए कैसे लड़के के लिए, गुप्ता बॉय के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो कास्ट है, सरनेम है, वो मेंशन किया हुआ है। अगेन अच्छा खासा जो है जो लड़का है वो पढ़ा लिखा है, CA कर रहा है, CA है, और फिर भी यहाँ पे किस तरीके से फोकस किया गया है कास्ट पे। देन नेक्स्ट है तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम 1981 बॉर्न। तो यहाँ पे लड़के के बारे में बताया गया है कि जो तमिल ब्राह्मण है, और फिर लिखा है नेत्रुव कश्यपा गोत्रम। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी गोत दी हुई है कि भाई इस गोत का लड़का है, का स्वाति स्टार है और बाकी सब दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे उन लोगों ने अपनी गोत दी हुई है। तो हमने देखा है इन सभी मैट्रिमोनियल्स में किस तरीके से कास्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया में ही नहीं, बल्कि जो सिटीज हैं वहां पे भी लोगों के दिमाग में कास्ट सिस्टम एकदम घुसा पड़ा है। पीपल स्टिल बिलीव इन कास्ट सिस्टम। वहां पे कुछ लोग जो है, मतलब इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग जो कास्ट है, अपर कास्ट जो अपने आप को सुपीरियर मानती है, दूसरे कुछ कास्टों को वो अपने से इंफीरियर मानती है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों को इस कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। So, but just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper। तो ये जो matrimonials थे, leading English newspaper से थे, और आप देखोगे you will see how important the issue of caste continues to be in minds of highly educated urban Indians। तो किस तरीके से highly educated मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, फिर भी उनके लिए जो कास्ट है वो कितनी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। तो अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि हमें पता चलेगा कि एक दलित चाइल्ड जो है, एक ऐसा बच्चा जो कि दलित कम्युनिटी से है और उसका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है अपने स्कूल में। तो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक। तो हमने क्लास 6 में दलित के बारे में पढ़ा था। दलित जो है वो एक टर्म है जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग अपने लिए यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे सो कॉल्ड किस लिए कहा जा रहा है, सो कॉल्ड मतलब कि जो हकीकत में नहीं है, दे आर नॉट लोअर देन एनीवन, वो किसी से इंफीरियर नहीं है, किसी से कम नहीं है, बट सोसाइटी ने, लोगों ने उन्हें लोअर बना दिया है। तो वही कहा है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो अपने आप को दलित कहकर बुलाते हैं, वो कहते हैं कि वी आर दलित। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, व्हाई दे एड्रेस देमसेल्व्स एज दलित, बिकॉज वो कहते हैं कि एक तरीके से सोसाइटी ने हमें तोड़ कर रख दिया है, अपने से अलग कर दिया और हमें एकदम तोड़ दिया है, क्योंकि दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। तो वो अपने आप को इसीलिए दलित कहकर बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं। And by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो ये दलित वर्ड को यूज करके वो क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें पहले भी अब भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बहुत ज्यादा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो एक फेमस दलित राइटर है, मतलब कि वो एक राइटर है और दलित कम्युनिटी से आते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जिसमें खुद ही से अपने बारे में, अपनी जीवन के बारे में बताया गया हो। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है जूठन, तो उस बायोग्राफी में वो बताते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास, कि अपने क्लास में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, उनसे दूर बैठना पड़ता था, और वो भी फ्लोर पे बैठना पड़ता था, मतलब जमीन पे, खाली जमीन पे बैठना पड़ता था, क्योंकि द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। मतलब कि जो चटाई होती थी, जब तक कि जहां पे मैं बैठ रहा हूँ उस जगह तक पहुंचे तब तक की चटाई खत्म हो जाती थी। मान लो यहाँ से चटाई जो है वो शुरू हो रही है, तो इस तरीके से जब, और यहाँ पे जो वाल्मीकि जी उन्हें बैठाया जा रहा है, तो चटाई जो है उनके स्पॉट तक आने तक खत्म हो जाती थी, बचती नहीं थी। तो सारे जो बच्चे हैं अपर कास्ट वाले वो अपने लिए चटाई पे बैठ जाते थे और उनके लिए चटाई नहीं बचती थी। Sometimes I would have to sit way behind everybody. और कभी कभी क्या होता था, मुझे सभी लोगों से बहुत पीछे बैठना पड़ता था। मान लो सारे लोग, कोई टीचर यहाँ पे बैठा है तो सारे लोग यहाँ पे आगे आगे बैठ गए और उन्हें बहुत पीछे बैठना पड़ रहा है। तो पीछे बैठेंगे तो ना तो टीचर की आवाज अच्छे से सुनाई देगी, ना जो लिखा है वो अच्छे से सुनाई देगा। तो इस तरीके से उन्हें काफी बार बहुत पीछे भी बैठना पड़ता था। राइट नियर दी डोर, एकदम दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। और कभी कभी क्या होता था कि जो बच्चे थे वो उन्हें बिना किसी कारण के यूं ही बस पीट दिया करते थे, मार देते थे। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. और जब वो सिर्फ 4th क्लास में थे, कितने छोटे थे, तभी उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने क्या कहा ओम प्रकाश को कि पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड को तुम्हें साफ करना है। तो ओम प्रकाश जी से पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड उनके हेडमास्टर ने उनसे साफ करवाया। He writes, the playground was way larger than my small physique could handle and clean it. तो जो पूरा प्लेग्राउंड था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, मतलब वो मेरे क्षमता से बाहर था। कि वो 4th क्लास का बच्चा कितना छोटा सा होगा, अगर उससे पूरा प्लेग्राउंड साफ करवाया जाएगा तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा काम है ना। और वो यहाँ पे पढ़ने आया है, किसी का प्लेग्राउंड साफ करने नहीं। प्लेग्राउंड साफ करने के लिए अलग लोग होते हैं, उनकी ड्यूटी अलग होती है। वो यहाँ पे पढ़ने आया है, उसकी, और जैसे और बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही उसका भी अधिकार है पढ़ने का। अगर सभी बच्चों से श्रमदान की तरह, एक तरीके से होता है ना कि सभी बच्चों को सोशल वर्क सिखाने के लिए, उनको उनके एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए, अगर सभी बच्चों से स्कूल साफ करवाया जा रहा है, उनसे थोड़ा बहुत काम करवाया जा रहा है कि वो इन सब चीजों के प्रति जागरूक हो, तो हो सकता है थोड़ी अलग बात होती, क्योंकि वहां पे सभी लोग कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश जी को जो है कहा गया कि तुम स्कूल और का जो प्लेग्राउंड है वो साफ करो। माई बैक बिगेन टू एक, तो वो बोलते हैं कि इतना काम था, इतना ज्यादा थक चुका था मैं कि मेरी जो कमर है वो दर्द होना स्टार्ट हो गई थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा जो चेहरा है वो पूरा का पूरा धूल से भर गया था, ढक गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, जो धूल है वो मेरे मुंह में जा चुकी थी, मेरे मुंह के अंदर जा रही थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मेरी क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो तो बड़े अच्छे से मतलब बैठ के पढ़ रहे थे और यहाँ पे मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही थी।
हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेडमास्टर था वो अपने रूम में बड़े आराम से बैठा हुआ था और मुझे ये सब काम करते हुए देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और इतनी ज्यादा ज्यादती की हुई थी कि पहले तो काम करवा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है, ऊपर से उनको पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा। I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms, and the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. मतलब कि मैंने वो बोलते हैं कि मैंने पूरा दिन उस दिन स्कूल साफ किया, खिड़की दरवाजे सब कुछ साफ किया, और जो टीचर था और जो बाकी बच्चे थे वो सभी इस नज़ारे को देख रहे थे, इस घटना को देख रहे थे। ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for next couple of days. और अगले कुछ दिनों तक ओम प्रकाश से सेम यही काम कराया गया, पूरा स्कूल साफ कराया गया। And this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. और ये सभी चीजें जो हैं तब बंद हुई, मतलब कि ओम प्रकाश जी से तब झाड़ू लगवाना बंद कराया जब उनके पिता एक दिन स्कूल से के सामने से गुजर रहे थे। तो जब वो वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा, और ऑफ कोर्स वो ये देख नहीं सकते थे कि उनके बेटे से किस तरीके से झाड़ू लगवाई जा रही है। तो वो आए स्कूल में, उन्होंने जो टीचर्स थे उनसे बात की, उनसे आर्ग्यूमेंट्स किए कि भाई ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, ये गलत है, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी बच्चों को है पढ़ने का। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, अब फिर जाते समय उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा हुआ था। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, तो उन्होंने बहुत ही मतलब ऊंची आवाज में बोला ताकि सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे दे। यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, तुम एक टीचर हो, अध्यापक हो, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, बट ये याद रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल, कि मतलब अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बट तुम ये जरूर याद रखना कि ये जो बच्चा है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा और यहीं पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, नॉट जस्ट हिम, ये नहीं, इसकी तरह बाकी और भी बच्चे आएंगे जो कि यहाँ पे पढ़ेंगे, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, यहाँ पे ऐसे और भी बच्चे आएंगे जो कि यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरीके से कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को उसके कास्ट के बेसिस पर उसको इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उसको बिना फालतू के, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी उसे बच्चे मार के जा रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी पूरे जो टीचर है उसे पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करवा रहा है। इस सब में उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी उसे ये सब सहना पड़ा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट इतना बेकार हो चुका था। एक्चुअली अभी भी है कि लोग इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम में कि अपने से ऊंचा अपने से नीचा बहुत ज्यादा ये लोग मानते हैं। बट एक परिवार में, एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होने से किसी इंसान की क्षमता, किसी इंसान की जो एबिलिटीज है, स्किल्स है, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। वो इंसान तो वही रहेगा ना, और हर इंसान अपने आप में यूनिक है और अपने अलग स्किल्स लाते हैं, उसके अपने यूनिक स्किल्स होते हैं उसमें, और एज अ ह्यूमन हम सब इक्वल हैं। तो इसी तरीके से एक और कहानी अभी हम देखते हैं, जो सेकंड स्टोरी है, ये भी एक इनइक्वालिटी पर ही बेस्ड है। तो इसमें जो इनइक्वालिटी का जो रीजन रहेगा वो कास्ट से थोड़ा अलग है। So the second story is based on an incident that took place in one of India's largest city and is common practice. तो ये जो दूसरा इंसिडेंट है ये इंडिया की एक बड़ी सिटी में हुआ है, और ये हमें इंडिया के बहुत सारी जगहों पे कॉमनली देखने मिलेंगे ऐसे किस्से कि लोगों के साथ बहुत बार ऐसे कुछ जो किस्से हैं वो होते रहते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में है, जो कि एक सिटी में अपार्टमेंट देख रहे थे रेंट पे, मतलब कि उन्हें रेंट पे कोई फ्लैट वगैरह लेना था। उनके पास रुपया था अच्छा खासा, उनके पास पैसा था, तो इसीलिए रेंट पेइंग करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब वो ऐसा था कि ठीक है हमें बस घर मिल जाए, रेंट तो हम पे कर देंगे कैसे भी, बिकॉज वी हैव द मनी। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उन्हें एक अपार्टमेंट मिल जाए। जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो कस्टमर्स वगैरह को, उन्हें पता होता है कि भाई कहाँ पे जो घर है वो खाली है, तो वो कस्टमर्स को दिखाते हैं कि ये जगह खाली आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो इस तरीके से वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। तो डीलर ने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ अपार्टमेंट्स पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप ले लेना। तो उन्होंने पहले अपार्टमेंट में विजिट किया, पहले जो फर्स्ट अपार्टमेंट था वो देखने गए, और अंसारी को, मतलब जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, उन्हें वो अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया, और उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये जो अपार्टमेंट है ये हमें लेना है, हम इसी में रहेंगे। बट जब जो लैंड लेडी थी, मतलब जो मकान मालिक थी, जब उसे इनके नेम के बारे में पता चला, फाउंड आउट देयर नेम्स कि वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, तब जो वो लैंड लेडी थी उसने एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट,
तो उसने क्या बहाना बनाया कि सॉरी हम आपको ये घर नहीं दे सकते क्योंकि आप जो है वो नॉन वेज हो और हम नॉन वेज को अभी रेंट पे घर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यहाँ पे सब वेजिटेरियन है। तो बिकॉज यू आर अ नॉन वेजिटेरियन वी कैन नॉट रेंट यू आर अपार्टमेंट। तो ऐसा जो बहाना है, एक्सक्यूज है, वो उस लैंड लेडी ने बनाया। बोथ अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर्स वर सरप्राइज। तो जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे और जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि पास ही में जो पास वाला उनका घर था, जो दूसरा रूम उन्होंने रेंट पे दे रखा था, उससे फिश की स्मेल आ रही थी, मछली बनने की जो स्मेल है वो आ रही थी। तो इसका मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस नहीं है। तो प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स, शी वाज जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज कि भाई हम नॉन वेजिटेरियंस को नहीं देंगे क्योंकि नॉन वेजिटेरियन तो ऑलरेडी उनके घर में पहले से कोई और भी रह रहा है, तो नॉन वेजिटेरियन तो कोई रीजन नहीं हुआ। द रीजन वाज देयर नेम्स, वाज देयर रिलीजन। अंसारीज जो है मतलब वो बेसिकली टिपिकली जो मुस्लिम्स होते हैं उनके सरनेम्स अंसारीज होते हैं। So the landlady didn't want to rent her apartment to Ansaris, to Muslims. So that was the problem कि वो इनको जो अपार्टमेंट है वो नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन वाला है वो तो सिर्फ एक बहाना था। तो इसी तरीके से जब वो दूसरे अपार्टमेंट देखने गए, दूसरा और तीसरा अपार्टमेंट देखने गए, तब भी उन्हें सेम तरह के एक्सक्यूजेस देखने मिले कि जी सॉरी हम तो आपको ये रेंट पे नहीं दे पाएंगे अपना घर क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो वी आर सॉरी। तो इस तरीके से उन्होंने भी excuses बनाए। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names to call themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो finally जो property dealer है, जो उन्हें घर दिखा रहा था, अपार्टमेंट्स दिखा रहा था, वो कहता है कि यहाँ पे तो आपको जो घर है रेंट पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना आप अपना जो नाम है, जो सरनेम है, वो थोड़ा चेंज कर लो। Why don't you become मिस्टर एंड मिसेस कुमार फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी? तो कह रहे कि अपना सरनेम चेंज कर लो। बट जो अंसारी थे वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम अपने नाम के साथ खुश हैं, वी विल नॉट चेंज आवर सरनेम्स। सो इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स। तो उन्हें लगभग पूरा महीना लग गया, 1 महीना लग गया ये देखने के लिए। मतलब उन्होंने बहुत सारे अपार्टमेंट्स वगैरह देखे, बहुत सारी जगहें देखी और फाइनली फिर उन्हें एक लैंड लेडी मिली जो कि उन्हें रेंट पर घर देने के लिए रेडी हो गई। तो मतलब आप देखोगे कि कहाँ तो वो पहले दिन ही उन्हें जो अपार्टमेंट पसंद आया था वो रेडी हो गए थे कि ठीक है हमें यही चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं, यहाँ हमें ये घर रेंट पे चाहिए। कहाँ पे एक दिन में ही उनका काम हो रहा था, बट फिर उन्हें महीना भर लग गया एक प्रॉपर घर देखने के लिए जहाँ पे उनकी जो आइडेंटिटी है दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, जहाँ पे जो लैंड लेडी है वो उन्हें घर रेंट पे देने के लिए रेडी हुई। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्हें रेंट पे घर देने से मना कर दिया बहुत सारे लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कास्ट के बेसिस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और जो अंसारीज हैं वो एक बैकवर्ड कास्ट भी है। तो इस बेसिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो ये दो हमने स्टोरीज देखी जिसमें एक स्टोरी में मेनली हमें पता चला कि किस तरीके से कास्ट के बेसिस पर कि आप एक पर्टिकुलर जाति से आते हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और फिर हमने अंसारीज के केस में देखा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन से जो अंसारीज हैं वो बिलोंग करते हैं, तो उस वजह से उन्हें एक घर रेंट पे लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। सो ये जो बुक है ये आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, जो जूटन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, उसका जो कवर पेज है वो ये है।